तेहरान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक डे के मौके पर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये वही दिन है जब 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जनमत संग्रह में 98% से ज़्यादा लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक को मंजूरी दी थी। लेकिन इस बार ये जश्न ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद सड़कों पर उतरे हैं और लोगों के बीच नजर आए हैं। इसी बीच खबर आई है कि देर रात अमेरिका ने तेहरान में पुराने अमेरिकी दूतावास के इलाके पर बमबारी कर दी है, जिससे इलाके में धुआं और मलबा फैल गया है। ये हमला इस दिन की प्रतीकात्मक अहमियत से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं ईरान ने जवाब में तेहरान के बीचों बीच 150 मीटर ऊंचा और 300 किलो वजनी विशाल झंडा लहराया है। सरकार और धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे हर रात सड़कों पर उतरें और किसी भी बगावत या सरकार गिराने की कोशिश को नाकाम करें। हसन खामनेई ने कहा कि यह हमारा धार्मिक फ़र्ज़ है कि जंग ख़त्म होने तक सड़कों पर डटे रहें। राज्य मीडिया में दिखाया गया है कि लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की बसीज फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियां गश्त कर रही हैं और जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। हैरानी की बात यह भी सामने आई है कि इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से जुड़े लोग भी तेहरान में मौजूद हैं, जो खाने और मदद के कैंप लगा रहे हैं। इस बीच ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ज़मीनी हमला करता है या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास कब्जे की कोशिश करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ईरानी सेना ने दावा किया है कि वे 2001 से ऐसे हमले की तैयारी कर रहे हैं। उधर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के स्टील प्लांट, न्यूक्लियर साइट्स और कई अहम ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे हज़ारों नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और आम जनता की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पूरे देश में इंटरनेट लगभग बंद है और लोग जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी मीडिया पर निर्भर हैं। एक नागरिक ने बताया है कि वे VRN खरीदने में अपनी 2 महीने की तनख्वाह खर्च कर चुका है, लेकिन कनेक्शन कुछ घंटों में ही बंद हो जाता है। कई लोग ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। सरकार ने स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भी गैर कानूनी बताते हुए कार्रवाई करते हुए उस पर पाबंदी लगा दी है। वहीं किसी भी तरह के विरोध या मिसाइल हमलों के वीडियो बनाने वालों पर जासूसी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें सख्त सज़ा यहां तक कि फांसी तक हो रही है। इसी बीच कुछ लोग अपने स्तर पर अलर्ट सिस्टम बना रहे हैं, जहां दूसरे शहरों से फ़ोन या मैसेज के ज़रिए हमलों की पहले जानकारी दी जाती है ताकि लोग छिप सकें। कुल मिलाकर ईरान में जश्न और जंग का अजीब संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ सड़कों पर नारे और झंडे हैं तो दूसरी तरफ आसमान में जंग के साए और लोगों के दिलों में डर और अनिश्चितता बनी हुई है। इजराइल से एक बेहद विवादित और ख़तरनाक कानून सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। यह नया कानून सीधे तौर पर सिर्फ फिलिस्तीनियंस को निशाना बना रहा है, उनके लिए मौत की सज़ा को आसान बना रहा है। जैसे ही यह कानून पास हुआ, इजराइल के कट्टरपंथी नेताओं और समर्थकों ने इसका जोरदार तरीके से जश्न मनाया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे खुलकर खारिज कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के मानवाधिकार प्रमुख ने तो इसे संभावित वार क्राइम तक बता दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल के अंदर इस कानून के खिलाफ बहुत कम आवाज़ उठ रही है। मानवाधिकार संगठनों और जानकारों का कहना है कि ये कानून कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे इस सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसे कई लोग अपार्थाइड यानी नस्ली भेदभाव वाला कानूनी ढांचा बता रहे हैं। अब इस नए कानून के तहत वेस्ट बैंक में मौजूद सैन्य अदालतें, जो सिर्फ फिलिस्तीनियों पर मुकदमा चलाती हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को सीधे मौत की सज़ा दे सकती हैं जिस पर आतंकवाद के नाम पर इजरायलियों की हत्या का आरोप हो। वहीं अगर कोई इजरायली नागरिक वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को मारता है तो उसका केस सिविल कोर्ट में चलता है। आंकड़े बता रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ उन सैन्य अदालतों में सज़ा मिलने की दर 99.74% तक है, जबकि इजराइल के खिलाफ यह दर सिर्फ करीब 3% है। ऐदा तुमा सुलेमान जैसे नेताओं ने इस कानून का विरोध करते हुए संसद से बाहर निकलना
बेहतर समझा और कहा कि ये इंसाफ नहीं बल्कि खुला भेदभाव है। इस पूरे सिस्टम की जड़ें 1948 से जुड़ी हैं, जब इजराइल बना और लाखों फिलिस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। इसके बाद 1950 का एब्सेंटीज प्रॉपर्टी लॉ, 2003 का सिटीजनशिप लॉ और 2018 का नेशन स्टेट लॉ जैसे कानून ने इस असमानता को और मजबूत कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में पास हुआ नेशन स्टेट लॉ तो ये साफ करता है कि ये देश खुद को एक यहूदी राष्ट्र मानता है और उसी के हिसाब से अधिकार तय करता है। मानवाधिकार संगठन बी तस्लीम के जानकारों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम फिलिस्तीनियों के खिलाफ भेदभाव को सामान्य बना चुका है और अब मौत की सज़ा वाला ये कानून उसी का अगला कदम है। जानकारों के मुताबिक ये सिर्फ जेल या अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार, टॉर्चर और मेडिकल लापरवाही को भी नज़रअंदाज कर रहा है। कई मामलों में फिलिस्तीनियों की मौत की सज़ा तक नहीं होती है। यहाँ तक कि हिरासत में भूख से मरने वाले एक 17 साल के लड़के के केस को भी स्पष्ट बताकर छोड़ दिया गया है। इसी तरह सैनिकों पर लगे गंभीर आरोप भी हटा दिए गए और उनके समर्थन में प्रदर्शन तक हुए हैं। ये सब मिलकर एक साफ संदेश दे रहे हैं कि फिलिस्तीनियों की जान की कीमत अब बहुत कम समझी जा रही है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह कदम अकेला नहीं बल्कि एक बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है, जहां धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है जिसमें एक ही ज़मीन पर दो तरह के कानून लागू हो रहे हैं और यही वजह है कि अब इस कानून को लेकर दुनिया भर में विरोध हो रहा है, लेकिन इजराइल के अंदर इसे सामान्य मान लिया गया है। वहीं सऊदी अरब से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक वहाँ सऊदी के कारोबारी सऊद अल फराज को फांसी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 42 साल के सऊद अल फराज पर 2011 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने, कतीफ इलाके में आंदोलन करने, एक कथित आतंकी सेल चलाने और पुलिस कर्मियों की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। कतीफ जो शिया बहुल इलाका माना जाता है, वहां अरब स्प्रिंग के दौरान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सऊदी गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक शाही आदेश के बाद उनकी फांसी की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार कानून और इस्लामी शरीयत के तहत न्याय लागू कर रही है और जो भी देश की सुरक्षा के खिलाफ जाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सऊद अल फराज ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और दावा ये किया है कि उनसे जबरन कबूलनामा लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया है, 21 महीने तक अकेले कैद में भी रखा गया है और उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें व्हील चेयर पर अस्पताल ले जाया जाता था। ये मामला अब और ज़्यादा गंभीर इसलिए भी हो गया है क्योंकि 2011 के अरब स्प्रिंग के दौरान सऊदी अरब में कई लोग लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, खासकर शिया समुदाय के लोग जो लंबे समय से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2015 के बाद कई सामाजिक सुधारों का दावा किया है, लेकिन इसके साथ ही विरोधियों पर सख्त कार्रवाई भी उन्होंने की है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में सऊदी अरब ने एक साल में सबसे ज़्यादा 340 लोगों को फांसी दी है, जिनमें से 232 मामले ड्रग्स से जुड़े थे, जबकि कई लोगों को आतंकवाद के नाम पर फांसी दे दी गई, जिनकी परिभाषा काफ़ी व्यापक और स्पष्ट मानी जाती है। मानवाधिकार संगठन रिप्रीव की जीड बिस्यू ने कहा है कि सऊदी अरब में ये बेहद खौफनाक दौर है, जहां आलोचना करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि मिडल ईस्ट में चल रही जंग के बीच दुनिया का ध्यान कहीं और है और इसी दौरान सऊदी शासन अपने विरोधियों को ख़त्म कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सऊद अल फराज को सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए टॉर्चर कर झूठा कबूलनामा किया गया है और फिर उन्हें फांसी दे दी गई है, जबकि यूनाइटेड नेशंस के कानूनी जानकारों ने उनकी गिरफ्तारी को मनमाना बताते हुए रिहाई की मांग भी की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। ये मामला अब सऊदी अरब में मानवाधिकार और न्याय व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा रहा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सीधे दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को निशाने पर लेने की चेतावनी दे दी है।
IRGC ने कहा है कि अगर ईरानी नेताओं की टारगेट किलिंग ऐसे ही जारी रही तो एप्पल, गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। बयान में 18 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ओरेकल, टेस्ला, निविडिया और प्लांटेर टेक्नोलॉजीज जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ईरान ने साफ कहा है कि ये कंपनियां कथित तौर पर ईरानी अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक करने और हमलों की योजना बनाने में शामिल रही हैं। गार्ड्स ने चेतावनी दे दी है कि इन कंपनियों के कर्मचारी तुरंत अपने जो ऑफिस है उनको छोड़ दें और उनके आसपास रहने वाले लोग भी 1 किलोमीटर के दायरे से दूर हो जाएं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कूटनीति की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले के लिए तेज धमकी भी दे रहा है। इससे पहले मार्च में अमेज़न के UAE और बहरीन में मौजूदा डेटा सेंटर्स पर ड्रोन हमलों की खबर भी सामने आई थी। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी और कई बड़े अधिकारी हमलों में इसमें मारे गए। साथ ही सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत ने हालात को और ज़्यादा गंभीर बना दिया। ईरान का कहना है कि वे हर हमले का बदला लेगा और अब टेक कंपनियां इस जंग का हिस्सा बन चुकी हैं। इसी बीच ईरानी सेना ने दावा ये किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के संचार और औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिनमें सीमेंस और AT&T से जुड़े सेंटर भी शामिल हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर अब ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल नेटवर्क भी इसके सीधे निशाने पर आ चुके हैं, जिससे पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज चुकी है।